हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लासमेट गुरु पे। और हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं जीके जीएस का जो पार्ट है, जो पूरे वनडे एग्जाम्स में खासकर इस समय जो परीक्षाएं आने वाली हैं नियर अबाउट आरआरबी का, रेलवे का, एसएससी का और वनडे एग्जाम्स और भी अनदर जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें जितने भी वनडे से रिलेटेड जो जीके पूछे जाते हैं उसका हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। एक तो हम लोग पढ़ेंगे, पहला साइंस के बारे में जानेंगे और हम लोगों का रोज़ सेशन चलेगा, एक साइंस और दूसरा जियोग्राफी। तो हम लोग आज से डिस्कशन करने वाले हैं साइंस और जियोग्राफी के बारे में। तो हम लोग उससे पहले चलें कि आखिर ये जो साइंस है ये है क्या। तो आपको देखिए, आपको जो पेपर में पूछा जाता है, अच्छा देखिए एक चीज़ और कि एनसीईआरटी जो है उससे बाहर कुछ नहीं आता है, पहला चीज़ तो ये है। दूसरा चीज़ कि आपको जो पेपर में साइंस पूछता है वनडे एग्जाम्स में, वह जो प्रायोरिटी होती है वह ये नहीं पूछेगा आपको कि विज्ञान किसे कहते हैं। अब इतना छोटा क्वेश्चन तो क्लास 6-7 का हो गया, तो ये नहीं पूछेगा। आपसे पूछता है जो अंदर की बातें होती हैं, जैसे अब तरह के प्रोटीन के बारे में आप जानते हैं कि प्रोटीन से एक शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। तो अभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि शारीरिक वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, अब आपसे पूछेगा प्रोटीन के बारे में कि जो बाल बढ़ता है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है। जैसे आपका जो एक सींग वाला जो गेंडा है उसकी जो सींग होती है वह किस प्रोटीन के कारण जो है उसका सींग जो है बनता है, ये पूछ सकता है। या नाखून होते हैं किस प्रोटीन के कारण बढ़ता है। वैसे विटामिन है, तो विटामिन जो है हम लोग जानते हैं कि विटामिन जो होता है ये कई विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो बी कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ से नहीं पूछेगा कि विटामिन बी क्या है, सी क्या है। बाय द वे पूछ दे अलग बात है, लेकिन अंदर से पूछेगा कि विटामिन ये जो चीज़ है वो किस विटामिन में आएगा या किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं साइंस का बूस्टर, और साथ में आपका रहेगा जियोग्राफी के 2-2 क्वेश्चन प्रतिदिन जो आजकल न्यूज़ में बने रहते हैं। क्योंकि वनडे एग्जाम्स में खासकर देखा गया है कि जो न्यूज़ में ज़्यादा रहता है, जो स्थल चर्चा में, उसमें सबसे ज़्यादा और किसी भी एग्जाम में वहीं से ज़्यादा प्रश्न में बेस्ट प्रश्न जो उठाता है वह एग्जामिनर उठाता है। तो पहले हम लोग देखेंगे विज्ञान। विज्ञान में मुख्यतः हम लोगों को पढ़ना है 3 विज्ञान, मुख्यतः कौन कौन से, तो आपको पता होगा। एक तो है आपका 3 खंड है, एक है फिजिक्स, एक है आपका केमिस्ट्री और एक है आपका बायोलॉजी। तो ये 3 पार्ट हम लोग को पढ़ना है। कौन कौन से? केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ना है। केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। फिजिक्स में क्या है? भौतिक चीज़ों को पढ़ना है जिसको हम टच कर सकें, देख सकें, महसूस कर सकें, वो होता है भौतिक विज्ञान। दूसरा है रसायन। रसायन जो प्रोडक्ट को बनने के बाद हम देख सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट किस तरह से बना उसकी आंतरिक क्रिया को हम नहीं देख सकते हैं, वो है रसायन। और तीसरा है बायोलॉजी, जो मुख्य तरह से इसमें जीवों, अब जीवों में सजीव, निर्जीव, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा पार्ट जो आपका है होने वाला है वो है आपका बायोलॉजी। अब पहले हम लोग देख लें कि फिजिक्स का जो जनक है या फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाए तो फिजिक्स का जो जनक है, भौतिक विज्ञान का जनक, किसे कहा जाता है? सर आइजक न्यूटन को, इसे कहा जाता है सर आइजक न्यूटन को। फिर केमिस्ट्री की बात आती है, रसायन विज्ञान की, तो उनका जनक यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेवाइसिए। लेवाइसिए। ठीक वैसे फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को। तो फिजिक्स का जनक 2 लोग हैं, एक तो है सर आइजक न्यूटन और दूसरा है गैलीलियो। फिर है केमिस्ट्री और फिर है बायोलॉजी। तो हम लोग ऐसा करेंगे, इसको पार्ट वाइज बांटेंगे। जैसे हम लोग पहले बायोलॉजी के कुछ चैप्टर को कवर करेंगे, उसके बाद से फिजिक्स में। तो फिजिक्स में हम लोग जब कवर करेंगे तो शुरुआत करेंगे मात्रक से।
मात्रक से, उसके बाद से राशियों से, कौन कौन सी राशियां होती हैं, सदिश राशियां, अदिश राशियां, कौन सदिश राशियां हैं, कौन अदिश राशियां हैं, कौन सी राशियों का मात्रक कौन होता है, किससे मेजरमेंट उसको किसे मतलब मापा जाता है उसको, ये सारी चीज़ें हम फिजिक्स में पहले कवर करेंगे। उसके बाद से हम लोग चलेंगे इंस्ट्रूमेंट में, जैसे हम लोग लेंस पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ेंगे, फिर प्रिज्म पढ़ेंगे, फिर लाइट में पढ़ेंगे, फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, फिर फिजिक्स में ही हम लोगों को पढ़ना है वेव लेंथ, वेव के बारे में। तो ये सब हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। दूसरा जो केमिस्ट्री होगा, रसायन विज्ञान, उसमें हम लोग पढ़ेंगे तत्वों के बारे में, फिर तत्वों के बारे में, फिर उनके तत्व जो है उनका नामकरण कैसे हुआ, फिर परमाणु क्रमांक क्या होता है, भार क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, इसके बारे में, समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स जो है क्या होता है, समभारिक क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, इसके बारे में, फिर तत्वों के बारे में, फिर हम लोग पीरियाडिक टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि पीरियाडिक टेबल से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। फिर पीरियाडिक टेबल में हम लोग पढ़ेंगे कि रसायन, कौन कौन रसायन कब पहले बार खोजा गया, कौन हल्के धातुएं हैं, कौन अधातुएं हैं, कौन उपधातु है, इस तरह से। फिर कितने ब्लॉक हैं, उसके बारे में हम लोग केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। उसके बाद से जब केमिस्ट्री में इतना सब पढ़ लेंगे तब हम लोग रसायनों का प्रयोग पढ़ेंगे। फिर रसायनों का प्रयोग के बाद हम लोग पढ़ेंगे ये इनकी क्रिया विधि, कौन कौन से किस किस तत्व से अभिक्रिया करता है, और कौन कौन सा अभिक्रिया का नाम क्या है, और अभिक्रिया करने के बाद कौन कौन से प्रोडक्ट देते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से इसी क्रम में आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम लोगों के द्वारा पढ़ा जाएगा कि जो यौगिक बनते हैं तत्वों को मिलने से, उन यौगिकों का उपयोग क्या है और वो कैसे बनते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद से जब हम लोग बायोलॉजी में जाएंगे तो बायोलॉजी को दो भागों में हम लोग बांट लेंगे। एक जो है, पहले तो शुरू में पढ़ेंगे हम लोग सेल से, लेकिन उसके बाद से दो भागों में हम लोग बांट लेंगे। कौन कौन से? एक प्लांट्स के बारे में और एक एनिमल्स के बारे में। तो पेड़ पौधों के बारे में अलग पढ़ेंगे, फिर जीव जंतु के बारे में हम लोग अलग पढ़ेंगे, फिर उससे कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर जो जीव जगत का वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की या पोषण की जो विधि है उसको पढ़ेंगे, सजीवों में पोषण की विधि है उसको पढ़ेंगे, खाद्य पदार्थों को पढ़ेंगे, नाइट्रोजनीकरण को पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं लास्ट तक हम लोग। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग रोज़ एक एक सीरीज़ के माध्यम से साइंस का, यह वास्तव में साइंस का ब्रह्मास्त्र ही आपके लिए होने वाला है, आप देखेंगे लास्ट में। तो इस तरह से हम आज शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का पार्ट। इस तरह हम लोगों ने देखा कि फिजिक्स के दो जनक सर आइजैक न्यूटन, गैलीलियो, और केमिस्ट्री के हैं लेवाइसिए, और बायोलॉजी के हैं अरस्तु। ये हम लोग देखें। अब देखते हैं हम लोग कि देखिए ये आपको तीन तरह के पेड़ दिखाई देंगे। देखिए एक ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पे, और एक आप दे रख रहे होंगे ये चीज़, और तीसरा जो है वह है। इन तीनों में आपको काफ़ी कुछ अंतर दिखाई दे रहा होगा। आपसे अगर पूछा जाए ये क्या है तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि पेड़ है, प्लांट्स, डायरेक्ट आप बोलेंगे कि पेड़ है। क्यों? क्योंकि पेड़ जो होता है उसके जो तने होते हैं, उसकी देखिए उसकी जो ऊंचाई है वह ये भूमि है, ये भूमि से थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए उसे पौधा कहा जाता है। अब इन दोनों में देखिए, तो इन दोनों में एक तना है और एक लताएं हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि कुछ पौधों के तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते हैं, तो भूरे रंग के काष्ठी लकड़ी तने होते हैं। तो काष्ठी लकड़ी जब शाखाओं के रूप में निकलते हैं तो कठोर होते हैं, लेकिन उसे क्या कहा जाता है, झाड़ी कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुलाब का पौधा, यानी गुलाब के पौधों को आप देख सकते हैं, या ये जैसे पौधा है इसे क्या कहेंगे, झाड़ी कहेंगे। यानी भूमि से ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं रहेगा, भूमि के बिल्कुल सतह पे रहेगा और सतह पे ही फैलेगा, तने इसके सतह से ही निकलेंगे। तो ये तो हो गया झाड़ी। तो एक चीज आपका क्लियर हो गया कि ऐसे पौधे झाड़ी कहलाते हैं। यानी झाड़ी किसे कहते हैं, झाड़ी में कौन आएगा, गुलाब का पौधा। तो आपसे नहीं पूछेगा झाड़ी किसे कहते हैं, आपसे जब भी परीक्षा में पूछेगा कि गुलाब का पौधा क्या है, पेड़ है या मतलब वृक्ष है या तना है, या फिर से पूछ सकता है झाड़ी है, तो गुलाब का पौधा क्या है, झाड़ी है। यानी क्यों झाड़ी है, क्योंकि वृक्षों की तरह ये ऊंचा नहीं होता है और
इसमें काष्ठ भी होते हैं, तने भी होते हैं, लेकिन भूमि के बिल्कुल ही निकट इनकी शाखाएं निकले होती हैं। इनकी शाखाएं बिल्कुल ही भूमि के निकट हैं। देखिए आप, इसकी जो शाखाएं आप देख रहे हैं निकला हुआ है, वो भूमि के बिल्कुल पास में है, इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, झाड़ी कह रहे हैं। अब तीसरा चीज जो है शाक। शाक किसे कहा जाता है? तो ऐसे पौधे जो आकार में छोटे होते हैं लेकिन तने उनके कोमल और हरे होते हैं। देखिए इसमें और इसमें माइनर ही डिफरेंस है। यह भी भूमि के पास होता है, लेकिन इसके जो तने होते हैं थोड़ा सा काष्ठ होते हैं। यह भी भूमि के पास होता है, लेकिन इसके तने जो होते हैं वो क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। तने जो होते हैं मुलायम होते हैं। तो आप देख सकते हैं उसे क्या कहा जाएगा, शाक। यानी शाक पौधे किसे कहेंगे, जिनके तने कोमल और हरे होते हों। तो आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे पौधे जिनके तने कोमल और हरे हैं उन्हें क्या कहते हैं, शाक कहते हैं। जैसे अगर टमाटर के पौधा की बात किया जाए तो टमाटर का पौधा आप देख सकते हैं इस चित्र में कि टमाटर का पौधा शाक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो तना होता है, टमाटर का जो तना होता है वो क्या होता है, आप देख सकते हैं मुलायम होता है, कोमल होता है, हरे रंग का होता है, तो उसे कहते हैं शाक। तो आपने देखा कि पौधा, फिर झाड़ी और शाक, इन तीनों में क्या अंतर है? तो इन तीनों में अंतर है, पौधा भूमि से अधिक दूरी पर, झाड़ी है भूमि से कम दूरी पर लेकिन काष्ठ होता है उसका तना, और जो शाक होता है वो भूमि से वो भी कम दूरी पे होता है लेकिन इसके तने मुलायम और कोमल होते हैं और हरे रंग के होते हैं। तो और इस एक प्रकार होता है जिसे लता कहा जाता है, आरोही लता, या इंग्लिश में क्लाइंबर कहा जाता है। अब क्लाइंबर क्या होते हैं, कुछ ऐसे पौधे जिसके तने दुर्बल होते हैं, बहुत ही दुर्बल, उनके चढ़ने के लिए आपको किसी न किसी मतलब सहारे की आवश्यकता होती है। जैसे आप देखे होंगे जो करेले का होता है, करेला जो बुआई होती है करेला की, तो करेला जब बुआई होती है तो उसको चढ़ने के लिए किसी सहारा, लकड़ी की आवश्यकता होती है। तो उस तरह के पौधों को क्या कहा जाता है, लता कहा जाता है। तो वह आरोही लता या क्लाइंबर उसको कहा जाता है। फिर कुछ पौधे जो भूमि के सतह पर बिल्कुल चढ़ ही नहीं पाते हैं, केवल भूमि के सतह पर ही फैलेंगे वो, तो उन्हें क्या कहा जाता है? जैसे गांव में आप देखे होंगे ना कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, या कृषि में आप अगर कृषि से संलग्न होंगे तो आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं। जैसे आप लौकी, पंपकिन को देख सकते हैं, वो जब बुआई होती है तो बिल्कुल भूमि पे ही पसरता है, मतलब फैलता है। तो जहाँ पे वो फैलता है तो कहाँ फैलता है, भूमि पर। उन पौधों को क्या कहा जाता है, बिसर्पी लता या क्रीपर कहते हैं। तो बिसर्पी लता आप देख सकते हैं, बिसर्पी लता या क्रीपर कौन होगा, जो भूमि की सतह पर बिल्कुल फैले। यानी अगर ये भूमि है, मान लीजिए भूमि है, तो ये भूमि पर ही फैलेगा यहीं पे। जैसे आप खीरा देखते हैं, क्या होगा, भूमि पे ही फैलेगा। तो कौन सी लता होगी, वह बिसर्पी लता होगी, तो उसको बिसर्पी लता हम बोलेंगे। ठीक, तो ये हो गया बिसर्पी लता। तो बिसर्पी लता आपने देखा, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ये याद रखिएगा, क्रीपर। और क्लाइंबर मतलब चढ़ने वाला, लता ही है, दुर्बल ही है। तो ये दोनों दुर्बल ही होते हैं, बशर्ते ये भूमि पर फैलने वाला है, और एक क्लाइंबर जो है वो दुर्बल, वो भी होता है लेकिन वो थोड़ा सा चढ़ सकता है, लेकिन किसी सहारे की आवश्यकता होती है, बिना सहारे को वह नहीं चढ़ सकता है। तो ये था, हम लोगों ने 4 पॉइंट को देखा कि झाड़ी किसे कहते हैं, शाक किसे कहते हैं, और उसके बाद से हम लोगों ने देखे कि पौधा, वृक्ष जो होता है उस किसे कहा जाता है, वृक्ष, झाड़ी, शाक। उसके बाद से लता यानी क्लाइंबर, लता में भी 2 तरह का, एक क्लाइंबर और दूसरा हम लोगों ने देखा क्या, बिसर्पी लता। तो बिसर्पी लता क्या कहा जाता है, क्रीपर। तो आपसे पूछ सकता है, आपसे या तो परिभाषा पूछ सकता है या तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि क्रीपर, निम्न में से कौन क्रीपर पौधा है। तो क्रीपर जो आप समझ सकते हैं, क्रीपर कौन होगा, जो भूमि पे फैलेगा, वो क्रीपर होगा, तना मुलायम होगा उसका। दूसरा आपसे पूछ सकता है क्लाइंबर, निम्न में से कौन क्लाइंबर पौधा है। तो क्लाइंबर पौधा वही होगा, आप कंसेप्ट से देख सकते हैं, अगर याद होगा डेफिनेशन, तो क्लाइंबर पौधा वही होगा जिसकी लता बिना किसी सहारे के नहीं चढ़ सकती हो, दुर्बल वो भी होता है, तो वो क्लाइंबर होगा। फिर अगर से पूछे कि शाक कौन, निम्न से कौन पौधा शाक है, तो जैसे टमाटर है, टमाटर का पौधा शाक है, माने ऐसे पौधे जो छोटे होते हैं, कोमल होते हैं, तने उनके हरे होते हैं, वो होते हैं शाक। वैसे आपसे पूछ सकता है कि गुलाब का पौधा निम्न में से क्या है, पौधा है, शाक है, क्रीपर है, क्लाइंबर है, तो आप क्या कहेंगे, गुलाब का पौधा क्या है, झाड़ी है, ऐसे ऑप्शन कर लेंगे। तो ये हम 4-5 पॉइंट देखे जो आज। तो ये सब एनसीईआरटी का रूप है, एनसीईआरटी में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। वैसे ही आप देख सकते हैं सीराएं, सीरा किसे कहते हैं, तो आप पौधों की पत्तियों पर पतली रेखाएं देख सकते हैं। जैसे देख लीजिए,
मान लीजिए एक पौधों की, ये पौधे की पत्तियां हैं, इस पे आप देख रहे होंगे ऐसी रेखाएं हैं, ऐसी एक रेखा है और ऐसी पतली 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 बहुत सारी रेखाएं ऐसे गई होंगी, यहाँ पर भी बहुत सारी पतली पतली रेखाएं गई होंगी। ठीक वैसे ही ये है पतली रेखा है, यहाँ पर भी ये पतली रेखा गई होगी। तो जो पतली रेखाएं होती हैं पत्तियों में पेड़ पौधों को, उसे क्या कहा जाता है? उसे सीरा कहा जाता है। तो पेड़ पौधों में जो पत्तियों में पतली सिराएं होती हैं, पतली जो रेखाएं देखने को आपको मिलती हैं, उसे सीरा कहा जाता है। अब ये नहीं पूछेगा सीरा किसे कहते हैं, अब आपसे पूछेगा कि कौन ऐसा पौधा है जिसमें सीरा विन्यास का जाल ज्यादा होता है। तो आप देखते हैं जैसे ये पीपल का पौधा हो गया, पीपल की पत्ती हो गई, जिसमें आप ऐसे देख सकते हैं ऐसे जालनुमा होता है, तो वो जालनुमा विन्यास कहलाएगा, जालिका रूपी सीरा विन्यास कहलाएगा। और ऐसे आप देखेंगे जैसे गन्ने का जो पत्ता होता है वो ऐसे, मतलब बीच में से आप ऐसे जैसे यहाँ से तोड़ते हैं बिल्कुल यहाँ तक आ जाएगा। अब एक बार खींचेंगे तो बिल्कुल ये निकल के चला आएगा, ना बीचों बीच से निकल के चला आएगा, नहीं ऐसे इसका फैलाव नहीं होता है। तो उस पत्ते को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? केवल सीरा विन्यास कहा जाता है, समांतर सीरा विन्यास कहा जाता है। तो सीरा, तो आपने देखा सीरा, सीरा किसे कहते हैं? तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों में जो रेखाएं पतली पतली गई होती हैं, उन रेखाओं को ही क्या कहा जाता है? उन रेखाओं को ही सीरा कहा जाता है। फिर वैसे ही जालिका रूपी जो सीरा विन्यास वो क्या है? तो जो दोनों तरफ, जैसे मैं यह बताया इस पौधे में ये केला का पत्ता है, तो इसमें देखेंगे तो ये जालिका रूपी दिखाएगी, पीपल के पत्ते में देखेंगे दिखाएगी, आम के पत्ते में दिखाए आप देखेंगे तो ऐसे ही दिखाएगी जालिका रूपा। जालिका रूप में मतलब एक पतली गई होगी ऐसी रेखाएं, और उसकी पत्ती में फिर ऐसे ऐसे रेखाएं गई होंगी। तो जिस भी पौधे के पत्ती में ऐसी रेखाएं गई होती हैं उसको कहा जाता है जालिका रूपी सीरा विन्यास। तो जालिका आपसे पूछ सकता है निम्न में से किस में जालिका रूपी सीरा विन्यास पाया जाता है? तो आप पत्तियों से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे गुड़हल की पत्तियों में देखें सीरा विन्यास पैटर्न को प्रदर्शित करती है, सीरा विन्यास ज्यादा पाया जाता है उसमें। फिर आप कुछ पत्तियों में सीरा समानांतर चलती है, जैसे देख सकते हैं सीरा विन्यास उसको कहा जाता है। तो केले और घास की जो पत्तियां होती हैं उसमें कौन सा होता है? समांतर सीरा विन्यास होता है। तो ये पूछ सकता है कि केले और घास की जो पत्तियां होती है उसमें कैसा विन्यास होता है? सिराओं का समानांतर होता है। बिल्कुल आप केला में देखे होंगे, आप केले की, जैसे एक केले की पत्ती है, आप ध्यान से देखिए, एक पतला ऐसे रेखा आ रहा है और ठीक उसके बाद से एकदम पतली पतली सीधी सीधी ऐसे ऐसे एकदम सीधी समानांतर रेखाएं जाती हैं, एकदम समानांतर, ऐसे एकदम समानांतर जाती हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा? समानांतर सीरा विन्यास कहा जाएगा। और इसे क्या कहा जाएगा? जो ये वाला है देखिए ऐसे जा रहा है, ये आम में पाया जाता है, और समानता किस में पाया जाता है? पीपल की जो पत्तियां होती हैं उसमें भी पाया जाता है। तो इस विन्यास को आप क्या कहेंगे? जालिका रूपी सीरा विन्यास। ये जालिका रूपी सीरा विन्यास है, ये समानांतर सीरा विन्यास है, और ये जो है बिल्कुल ये सीरा है, मतलब रेखाओं को, ये सीरा विन्यास है, बिल्कुल ही सीरा है। मतलब ये किस में पाया जाता है? जैसे गन्ना वगैरह में देख लेंगे। तो आपसे ये नहीं पूछेगा सीरा विन्यास किसे कहते हैं या किसे कहते हैं, ये आपसे पूछ लेगा कि किसमें जालिका, निम्न में से किसमें समानांतर सीरा विन्यास पाया जाता है, किन की पत्तियों में? तो केला की पत्तियों में समानांतर सीरा विन्यास पाया जाता है। आम के और जो पीपल के जो पत्ता होता है उसमें कौन सा? तो जालिका रूपी सीरा विन्यास पाया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि सिराएं किसे कहते हैं? तो पेड़ पौधों की पत्तियों में जो पतली रेखाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है सीरा। तो इस सीरा हम लोगों ने देखा इतने प्रकार की सिराएं होती हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, और इस पे प्रश्न भी हम लोग बनाएंगे लास्ट में MCQ, जब हम लोग 3-4 टॉपिक पढ़ लेंगे तब। तो ये तो रहा दूसरा टॉपिक। अब तीसरा टॉपिक हम लोगों का है जड़। आप जानते हैं कि जड़ 2 प्रकार की होती है। पेड़ पौधों में जो जड़ें होती हैं वो आप देख सकते हैं 2 प्रकार की होती हैं। अच्छा, आप ये 2 पौधा आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, एक ये और एक ये। इन दोनों पौधों के जड़ों को आप ध्यान से देखिए, एक इस पौधे का जड़ है और एक इस पौधे का जड़। आपको कुछ अंतर दिखाई दे रहा होगा। यह पौधा का जो जड़ है देखिए ऐसे है, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे है, और इस पौधे का ऐसे है। तो आप देख सकते हैं कि 2 तरह की जड़ें होती हैं। कौन कौन सी जड़ें होती हैं? एक होती है मूसला जड़ें, मूसला जड़, और एक होती है झकड़ा जड़, झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़।
अब आप समझ गए होंगे कि रेशेदार जड़ कौन है और झकड़ा जड़ कौन है, आपको साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो ऐसे पौधे जिसमें इस तरह के रेखाओं वाली जड़ें पाई जाती हैं उसे कहते हैं झकड़ा जड़, और मुसला जड़ जिसमें समानांतर प्रकार की रेखाएं पाई जाती हैं जड़ों में उसे कहते हैं मुसला जड़। अब मुसला जड़ किस में हो सकता है, आप देख सकते हैं अधिकतर पेड़ पौधे, जैसे एक ट्रिक भी मैं अगर बताऊं तो बता सकता हूं कि ऐसे पेड़ पौधे जिनकी पत्तियों में जो सिराएं होती हैं वो या तो समानांतर हो, या तो जालीनुमा हो। ऐसे पेड़ पौधे जिनकी पत्ती आप ले रहे हैं और पत्ती अगर फाड़ रहे हैं तो ऐसे आकृति है, ऐसे ऐसे निकल रहा है, ऐसे मतलब उनकी सिराएं जो हैं वह जालीनुमा हो, तो उनमें सामान्यतः कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, यही मुसला जड़ें पाई जाती हैं। जैसे आप देख लेंगे पीपल में, आप आम में देख लीजिए, आप इसमें देखेंगे तो कैसे जड़ें पाई जाती होंगी, देखेंगे तो आप देख सकते हैं कैसे मुसला जड़ें। तो इस तरह से, लेकिन स्पष्टता सभी में ट्रिक कार्य नहीं करेगा क्योंकि ट्रिक का मतलब शार्ट होता है। तो आप देख सकते हैं दो तरह की जड़ें होती हैं, मुसला जड़ें और झकड़ा जड़ें। तो मुसला जड़ें में कौन कौन से जड़ें आ जाएगी, तो आप जितने भी पौधों का अवलोकन करते हैं जिसमें इस तरह की जड़ें पाई जाती होंगी वह मुसला जड़ें होंगी, और ऐसे पौधे जिसमें इस तरह की जड़ें पाई जाती होंगी वो झकड़ा जड़ें या रेशेदार जड़ें कही जाती होंगी। तो सरसों के पेड़ की जड़ों को ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो इसके जड़ों में एक मुख्य यानी मुसला जड़ों में क्या होता है, एक मुख्य जड़ होती है, उसमें कई जड़ें ऐसे निकली होती हैं, तो उसे कहा जाता है कौन सा, मुसला जड़। यानी मुसला जड़ की परिभाषा क्या है, पेड़ पौधे की ऐसी जड़ें जिसमें एक मुख्य जड़ निकली है, मुसला माने एक मुख्य जड़ निकली है और उसमें कई अन्य जड़ें उस मुख्य जड़ में से ही कई अन्य जड़ें निकली हैं, उसे कहा जाता है मुसला जड़। अब आप समझ सकते हैं, आपसे आप ऐसा नहीं पूछेगा मुसला जड़ किसे कहते हैं, आपसे पूछेगा कि जो मक्का है उसमें कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, तो आप देख सकते हैं मक्का में कैसी जड़ें, एक मुख्य जड़ें होती है उसमें कई सारी जड़ें निकली होती हैं, तो इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी जड़ें उसमें पाई जाती होंगी। ठीक, झकड़ा जड़ें या रेशेदार जड़ किसे कहा जाता है, तो ऐसे जड़ जो किसी एक जड़ में नहीं बल्कि सब अलग अलग रूप से निकली हुई जड़ें होती हैं उसे कहा जाता है झकड़ा या रेशेदार जड़। तो मुसला जड़ और रेशेदार जड़ में यही फर्क है। तो सरसों का जो पेड़ होता है, पौधा होता है, उसमें कौन सी जड़ें पाई जाती हैं, मुसला जड़ें, क्योंकि उसमें एक मूल जड़ें होती हैं और अन्य जड़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, तो अन्य जड़ें एक मुख्य जड़ें होती हैं और अन्य जड़ें उसी मुख्य जड़ों में से निकली होती हैं। तो ये दो जड़ें हो गई, जड़ों के बारे में भी हम लोग ने देख लिया। अब है पेड़ पौधों बीज पत्र के आधार पे। तो बीज पत्र के आधार पर आप देखेंगे तो दो तरह के प्लांट्स हैं, एक प्लांट्स होते हैं एक बीज पत्री और एक है द्विबीजपत्री। अच्छा, द्विबीजपत्री एक बीजपत्री आप जानते हैं, जैसे ऐसा पौधा हो जिसके जो फल है उसके बीज को आप दो भागों में आसानी से बांट सकते हो, तो वो होता है द्विबीजपत्री। और ऐसा पौधा जिसके बीज को आप दो भागों में बांट ना पाए वो होता है एक बीजपत्री। अच्छा, चना देखें, चना को अगर लेंगे तो उसको आसानी से दो भागों में आप मतलब डिवाइड कर सकते हैं, तो दो भागों में जो डिवाइड हो जाता है वो होता है द्विबीजपत्री, और जो दो भागों में डिवाइड नहीं हो पाता है जिसके बीज वो होता है एक बीजपत्री। तो आप इससे स्पष्ट कर सकते हैं कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या अंतर है। तो एक ऐसे आपसे नहीं पूछेगा कि एक बीजपत्री किसे कहते हैं, द्विबीजपत्री किसे कहते हैं, आपसे पूछेगा कि ऑप्शन दे देगा चार्ट हो और पूछेगा निम्न में से किस पौधे में एक कौन सा पौधा एक बीजपत्री है, कौन सा पौधा द्विबीजपत्री है। तो आपको चूज कैसे करना है, आपको कॉमन सेंस वहां पे लगाना है कि अगर उसका फ्रूट, अगर उसका बीज जो है अगर दो भागों में आसानी से डिवाइडेड हो जाता है तो भी द्विबीजपत्री है, अगर दो भागों में डिवाइडेड नहीं होता है तो एक बीजपत्री है। तो ऐसे भी देख सकते हैं। अच्छा, मक्का की बात की जाए, मक्का को आप अगर देखेंगे तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, इसलिए वो कौन सा है, एक बीजपत्री के अंतर्गत आएगा। लेकिन वही चना को देखिए दो भागों में जैसे डिवाइड है, तो चना को अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, द्विबीजपत्री होगा। अच्छा, एक चीज से और भी देख सकते हैं कि द्विबीजपत्री जो होता है ना, उस पौधों में खासकर ये ऐसे सिराएं पाई जाती हैं पत्तियों में, और एक बीजपत्री जो होता है ना उसके पत्तियों में ऐसे केवल सिराएं पाई जाती है, बीच में ऐसा जो है वो नहीं होता है। तो बीच में ऐसा नहीं होता है, केवल ऐसे होता है, एक ही सिरा होती है बीच में, रेखी सिरा।
तो ये भी अंतर से आप बात कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि एक बीजपत्री द्विबीजपत्री, आपसे पूछ देगा जैसे मैंने बताया कि निम्न में से कौन ऐसा पौधा है जो द्विबीजपत्री है, निम्न में से कौन ऐसा पौधा है जो एक बीजपत्री है, तो ऐसे पूछ सकता है। तो जैसे चने के बीज में आपने देखा कि कैसा होगा, दो बीजपत्री है क्योंकि दो भागों में इसको काटा जा सकता है, कार्टिलीजन, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कार्टिलीडन। तो प्रत्येक भाग को कार्टिलीडन कहा जाता है। जो द्विबीजपत्री होता है इसके प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है, कार्टिलीडन कहा जाता है। तो उसको दो बीजपत्री कहा जाता है, द्विबीजपत्री या डाइडिटन्स या डाइकॉट कहा जाता है। इस तरह से हम देखें। और मक्का के बीज में एक पतला बीजपत्र होता है, तो ऐसे पौधों को एक बीजपत्री कहा जाता है, यानी एक बीजपत्री को कहा जाता है मोनोकार्टिलीडन्स या मोनोकाट। तो एक बीजपत्री को क्या कहा जाता है, मोनोकार्टिलीडन्स या मोनोकाट कहा जाता है। तो ये तो रहा एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। और एक और भी आप देख सकते हैं कि द्विबीजपत्री पौधों में जाली रूपी शिरा विन्यास होती है। कैसी होती है, जाली रूपी शिरा विन्यास। शिरा विन्यास जाली रूपी, जैसे मैंने अभी बताया कि ऐसे होती है, यानी ये उनकी पत्तियां हैं और उनकी पत्तियों में ऐसे शिरा विन्यास जो होगा वो ऐसे होगा, यानी जाली रूपा होगा। लेकिन एक बीजपत्री वाला जो होगा उसमें शिरा विन्यास क्या होगा, समानांतर होगा। जैसे केला देख लीजिए, तो उसमें इस तरह से भी आप एक ट्रिक से, आपको एक ट्रिक मिल गया कि द्विबीजपत्री जो होती है, तो द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं उसमें जाली रूपी शिरा विन्यास पाई जाती है, यानी मुसला जड़ तंत्र होता है। और एक बीजपत्रियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, यानी झकड़ा जड़ तंत्र होता है। तो एक बीजपत्री में कैसा, झकड़ा, यानी मक्के में कौन सा होगा, झकड़ा जड़ होगा। कैसा होगा, एक बीजपत्री होगा। चना में कैसा होगा, तो चना में जो होगा वह शिराएं कैसी होंगी, जाली रूपी शिरा विन्यास होगी और द्विबीजपत्री होगा। और कैसा होगा, मूसला जड़ होगा। कैसा जड़ होगा, तो मूसला जड़। तो 3 पॉइंट आपका क्लियर हुआ। इस तरह से जब प्रश्न पूछेगा आपसे कि निम्न में से मूसला जड़ वाला पौधा बताइए, निम्न में से एक बीजपत्री पौधा बताइए, निम्न में से जालीनुमा शिरा वाला पौधा बताइए, तो तीनों का एक ही ट्रिक है, जिसमें द्विबीजपत्री जो पौधा होगा उसमें जाली रूपी शिरा पाया जाता होगा, पहला बात। और दूसरा बात कि उसमें जड़ें जो पाई जाती होंगी वह मूसला पाई जाती होंगी, जैसे सरसों का हो गया। वैसे ही मक्के में देखिए, मक्का एक बीजपत्री है, तो जो एक बीजपत्री पौधा होगा उसमें जो शिराएं होती हैं वो समानांतर होती हैं, पहला बात। और एक बीजपत्री में समानांतर शिराएं होती हैं और जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, झकड़ा होती हैं, यानी रेशेदार जड़ें होती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोग जड़ों के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इससे कई तरह के प्रश्न आपसे बनाए जा सकते हैं। अब एक चीज ये एड ऑन है, आप देख सकते हैं, एक जानकी अम्माल नाम की थी, 1897 से 1984 तक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी, जो पर्यावरण के संबंध में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। तो साइलेंट वैली, आप आगे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो देख सकते हैं, साइलेंट वैली बचाओ जो आंदोलन में इनका बहुत बड़ा मतलब पकड़ रहा, हिस्सेदारी रही। और साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन कहाँ से संबंधित है, केरल के पालक्काड जनपद से संबंधित है। तो ये हम लोग ने देखा। ठीक वैसे ही अगला पॉइंट है आज का कि सलीम अली के बारे में। जो सलीम अली है उनको बर्ड्स मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो सलीम अली 1896 से 1987 पक्षियों की विविधताओं का अवलोकन करने के लिए इनको जाना जाता है, और पक्षियों की एक सूची इन्होंने तैयार किया था। और केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर राजस्थान में, उससे संबंधित है। फिर रंग नथिदी पक्षी अभयारण्य मंड्या कर्नाटक में संरक्षित क्षेत्रों के ऐसे उदाहरण हैं इन पे। फिर भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों पे 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, इसीलिए इनको भारत का पक्षी पुरुष यानी बर्ड मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। और इनके लिए 1976 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था। तो ये आप याद रखेंगे, एड ऑन है इसमें कि सलीम अली को पद्म विभूषण भी दिया गया है 1976 में। बर्ड्समैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि पक्षियों की विविधताओं को संरक्षण के लिए बहुत बड़ा इनका योगदान रहा, खासकर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में और रंगनाथिनी पक्षी अभयारण्य मंड्या जो कर्नाटक है वहाँ पे। तो ये आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर NCERT में डेटा दिया हुआ है तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे अगला प्रश्न आपका है बायोलॉजी से संबंधित, जो कि भूगोल से संबंधित, ज्योग्राफी से, जो कि फिलहाल
वर्तमान समय में चर्चा में है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका है कि इजराइल से सीमा साझा करने वाले देश कौन है? कौन कौन सा देश जो है वह इजराइल से सीमा साझा करता है? तो पहले देख लीजिए इजराइल पड़ता कहाँ है। तो पश्चिमी एशिया में पड़ता है। यह है आपका इजराइल, ये वाला जो क्षेत्र है ये इजराइल है। जैसे हम चलते हैं, दिखाते हैं इजराइल से कौन कौन सीमा साझा करता है। तो आपको ऑप्शन, अगर ऑप्शन मैं दूं तो ऑप्शन दे देगा ईरान, दूसरा लेबनान, तीसरा सीरिया, चौथा जॉर्डन। ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें पूछ देगा कि इजराइल से सीमा कौन सा देश सीमा साझा नहीं करता है। कौन ऐसा देश है जो इजराइल से सीमा साझा नहीं करता है? तो आप बताएं कौन सा इसमें से आंसर सही होगा, कौन सा उत्तर सही होगा? ईरान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन। चलिए देखते हैं हम। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये रहा हमारा इजराइल, ये देखिए ये है हमारा इजराइल। जैसे ही आप वेस्ट एशिया में जाएंगे तो देख सकते हैं ये है इजराइल। अब देखिए किससे किससे ये सीमा साझा कर रहा है। तो ध्यान से आप देखेंगे सीमा साझा कैसे कर रहा है, किससे किससे। तो इजराइल देखिए, ये है इजराइल, ये है गाजा पट्टी, यहीं पे है एक बॉर्डर, आप याद रखेंगे रफाह बॉर्डर इसको कहा जाता है, रफाह बॉर्डर। तो रफाह बॉर्डर किसके किसके बीच में है? इजराइल और यहाँ ये इसको, ये जो पेंसुला है ये वाला जो भाग है जो आप ये देख रहे हैं, ये कौन सा किसका भाग है? इजिप्ट का। इजिप्ट का कौन सा भाग है? सुनाई पेंसुला। अच्छा, ये जो आपको नीला नीला दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये भूमध्य सागर है, ये है आपका भूमध्य सागर। तो देखिए इजराइल कहाँ पे है, आप देख रहे हैं इजराइल यहाँ पे, ये वाला क्षेत्र जो है इजराइल का है। यहाँ पे क्या था? तो आप देख सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र है ये है डेड सी। आप नोट करते चलेंगे, डेड सी यानी मृत सागर। तो मृत सागर किससे किससे सीमा साझा कर रहा है? ये है जॉर्डन, जॉर्डन से कर रहा है, ये है इजराइल, इजराइल से कर रहा है, और ये है वेस्ट बैंक। इसका नाम क्या है भैया? इसका नाम है वेस्ट बैंक। तो एक प्रश्न तो आपका हो गया कि जो डेड सी है मृत सागर किससे किससे सीमा साझा करता है? जॉर्डन से, इजराइल से और वेस्ट बैंक से। बस केवल 3 से ही सीमा साझा करता है। अब ये बात है, ये किसका है भाग? इजिप्ट का। क्या नाम है इसका? सुनाई पेंसुला। तो सुनाई पेंसुला है, और ये क्या है? ये आपका है रेड सी, लाल सागर। तो ये तो लाल सागर हो गया, ये पूरा रेड सी है। तो इसको यहाँ पे जो है बना है एक नहर जिसका नाम क्या है? स्वेज नहर। स्वेज नहर जो 1869 में बना था। तो ये हो गया स्वेज नहर, ये हो गया रेड सी। अब यहाँ पे क्या है? एक खाड़ी है जिसका नाम है क्या? गल्फ ऑफ अकाबा, अकाबा की खाड़ी।